हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन पर। आज का टॉपिक है जनरल साइंस फॉर रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिजली आपूर्ति लाइनों में किस पैरामीटर को स्थिर रखा जाता है? इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन्स इन इंडिया विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट? हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। साथ ही साथ करंट भी अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। पावर भी चेंज करता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स रहता है, इसलिए मेरा आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। सेकेंड क्वेश्चन, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वर्क एक डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जिसका मैग्नीट्यूड होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। यह थीटा जो होता है, मान लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन इस एरो से दिखाया जा रहा है और फोर्स का डायरेक्शन जो ये एरो है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वही थीटा को बताता है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह वर्क को प्रभावित करता है, साथ ही डिस्प्लेसमेंट पर भी वर्क डिपेंड करता है और दोनों के बीच बनने वाले एंगल पर भी वर्क डिपेंड करता है। तो हमसे पूछा गया है इनमें से किस पर वर्क डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का या इनिशियल वेलोसिटी का वर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 3, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर? घर्षण का कोण और विश्राम के कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि घर्षण के कोण और विश्राम के कोण होते क्या हैं। अगर कोई वस्तु किसी सतह पर, सरफेस पर स्लाइड करता है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करता है। मान लीजिए कि हम लोग जो फोर्स है इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। जब फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये जो है ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचेगा और जो मोशन का डायरेक्शन होगा वो दिखाए गए एरो के साइड में होगा। इस डायरेक्शन में आपको मोशन होगा। ठीक मोशन के उल्टे साइड में फ्रिक्शन काम करेगा। तो फ्रिक्शन जो होता है स्लाइडिंग सरफेस से जुड़ा होता है और इसका डायरेक्शन जो होता है मोशन के ठीक अपोजिट होता है। तो ये जो डायरेक्शन हुआ मेरा फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया। अब देखिए, जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो दो कंपोनेंट में बढ़ जाता है। एक कंपोनेंट जो होता है वह नॉर्मल के तरफ होता है। नॉर्मल का मतलब होता है ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर या सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन में बढ़ जाएगा और एक कंपोनेंट जो होता है वह इस मोशन के डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। अब जो नॉर्मल और अप्लाइड फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो नॉर्मल और अप्लाइड फोर्स के बीच में एंगल बना यही है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलते हैं? मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जाए तो इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो ये वाला जो एंगल बना है इसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कह सकते हैं। हाँ, कंडीशन यह है कि यह इंक्लिनेशन इतना होना चाहिए कि उस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसी पर रुका रहे। थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाने से वह नीचे की तरफ सड़कने लगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब हम लोग अगर इसको देखें तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मेरा आंसर होगा इक्वल टू ईच अदर।
क्वेश्चन नंबर 4, द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। देखिए नेचर में जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वह हेवी एलिमेंट में गिने जाते हैं, क्योंकि उनका जो मास नंबर होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, सबसे हल्का एलिमेंट जो है वो है आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है प्रोटियम। प्रोटियम में एक जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, चाहे वो कोई भी आइसोटोप हो, एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है। और इसका मास नंबर भी 1 होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो ये हुआ प्रोटियम। दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका मास नंबर 2 हो जाता है। ट्रिटियम। ट्रिटियम में ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका मास नंबर 3 हो जाता है। जिसका मास नंबर 1 होता है प्रोटियम, यह नॉर्मल हाइड्रोजन है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और इससे ही वाटर बनता है। वह वाटर जो हम लोग पीते हैं या समुद्र में है या तालाब में या वर्षा के रूप में देखा जाता है। ड्यूटेरियम जो होता है, इससे जो बनने वाला वाटर है उसको हम लोग भारी जल या हेवी वाटर कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है D2O। यह हेवी वाटर है, और इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर, मंदक के रूप में किया जाता है। हाँ, थर्ड आइसोटोप ट्रिटियम जो होता है वो बाय नेचर रेडियो एक्टिव होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का रेडियो एक्टिव कौन है, तो वो हो गया आपका ट्रिटियम। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव इन नेचर है, इसलिए सबसे हल्का आइसोटोप जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हुआ वो हो गया ट्रिटियम। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम पीरियड ऑफ एन पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है। देखिए पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग इस फॉर्मूला से दिखा सकते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√/L/G, जहाँ पर L जो है पेंडुलम के आर्म का लेंथ बताता है या पेंडुलम की लंबाई को बताता है, और G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो मेरा टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लेंथ, क्योंकि यहाँ टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए लंबाई की जो छोटी इकाइयाँ हैं उनको जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। माइक्रोन, या इसको हम लोग माइक्रोमीटर भी कहते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। इसके बाद आता है आपका नैनोमीटर। नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, और फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। तो जो फर्मी है वो सबसे छोटा है, क्योंकि वह 1 मीटर का 10⁻15वां भाग है, और इस फर्मी में हम लोग क्या करते हैं, एटम और उसके न्यूक्लियस को नापते हैं। तो इससे छोटा कोई यूनिट नहीं होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो इसका आंसर मेरा मिलेगा फर्मी मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए बोट इन स्टिल वाटर, इफ द वॉक टुवर्ड द शोर द बोट विल, एक व्यक्ति स्थिर पानी में एक नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की तरफ चला जाता है तो नाव, हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। अगर स्टार्टिंग में टोटल मोमेंटम 0 है तो फाइनल में भी टोटल मोमेंटम 0 ही होगा। अब मान लीजिए आदमी जो नाव पर था वो किनारे के तरफ जंप करता है,
तो उस आदमी का मोमेंटम जो होगा उसको बैलेंस करने के लिए नाव पीछे के तरफ जाएगा, मतलब किनारे से दूर भागेगा, जिससे कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम पहले जैसा 0 रह जाए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मूव अवे फ्रॉम द शोर, किनारे से दूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ। 1 माइक्रोन कितनी लंबाई को दर्शाता है? अभी अभी हम लोग जाने हैं कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। A body traveling with a speed of more than the velocity of sound in air is said to travel with। हवा में ध्वनि के वेग से अधिक की गति से यात्रा करने वाले निकाय किस गति से यात्रा करेंगे? हम लोग जानते हैं कि हवा में जो है ध्वनि का गति जो होता है वो होता है साउंड का स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड, और यह जो स्पीड होता है तब नापा गया है जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है और मान लिया जाता है कि एयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, मतलब एयर ड्राई है। तो इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर कोई वस्तु जाती है तो उसको हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। तो ध्वनि से ज़्यादा स्पीड को हम लोग सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए क्वाइन, इफ़ द क्वाइन फॉल्स बिहाइंड हिम द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ। चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन के साथ चलती है। देखिए, अगर हम लोग ट्रेन में बैठे हैं जिसमें एक मोशन है और हमारे हाथ में जो भी कुछ है उसमें भी उतना ही मोशन होता है। कहने का मतलब है अगर ट्रेन 60 के स्पीड से जा रहा है तो हमारे हाथ में रखे हुए वस्तु में भी 60 का ही स्पीड होता है। जब इसे हम लोग ऊपर उछालते हैं तो इनर्शिया के चलते इसमें अभी भी 60 का स्पीड रहता है। अगर ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा, मतलब इसके स्पीड में किसी तरह का चेंज नहीं किया जाएगा, तो वह ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में ही गिरेगा। लेकिन अगर इसके स्पीड को बढ़ा दिया जाए, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, तो वह वस्तु पीछे रह जाएगा, क्योंकि वस्तु में अगर 60 का स्पीड है तो ट्रेन का स्पीड अब बढ़ चुका है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। तो इसका आंसर होगा हमारा एक्सीलरेशन। China wares are wrapped in a straw of paper before packing. This is the application of the concept of। चीनी मिट्टी के सामानों को कागज़ या पुआल में लपेटा जाता है। इसका अवधारणा किसके अनुप्रयोग पर है? देखिए, किसी भी चीज़ पर अगर चोट लगता है तो वो टूटता है, और फिजिक्स में चोट को रिप्रेजेंट करता है इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है सिर्फ फोर्स नहीं होता है, फोर्स पर यूनिट टाइम होता है। आप किसी वस्तु पर कितने फोर्स लगाते हैं वह उसके चोट को नहीं बताता है, वो फोर्स कितने टाइम के लिए लगता है उस पर चोट निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 1 ग्राम के गोली से को किसी को हाथ से फेंके तो जितना चोट लगेगा बंदूक से फेंकने पर उससे ज़्यादा चोट लगेगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, कम जा रहा है। तो टाइम जितना कम होगा इम्पल्स उतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी मिट्टी के सामान को अगर कागज़ और पुआल में पैक कर देते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स का जो टाइम है वह बढ़ जाता है, जिससे इम्पल्स कम होता है और वह टूटने से बच जाता है। When a body is a stationary then, जब कोई निकाय स्थिर हो तब। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तब भी वह स्थिर हो सकता है। एक और कंडीशन है, उस पर लगने वाले सारे फोर्स यदि एक दूसरे को बैलेंस कर दें तब भी वह स्थिर होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेस ईच अदर। इस पर कार्य करने वाला बल एक दूसरे को संतुलित करता है। What happens when a heavy object and a light object are allowed to fall from the certain height in the absence of air? जब एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को हवा की अनुपस्थिति में निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तब क्या होता है?
देखिए अगर हवा नहीं है और उसमें किसी भी दो वस्तु को गिराया जाए, एक भारी हो, मान लीजिए एक लोहे का गोला है और एक पंख है, तो दोनों साथ ही साथ गिरेंगे क्योंकि उसमें हवा का कोई भी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ हेवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट रीचेस द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। हल्की वस्तु और भारी वस्तु एक साथ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 14। An artificial satellite orbiting the earth does not fall down because of the earth attraction। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। देखिए जब भी कोई वस्तु किसी सर्कल में घूमता है तो उसके घूमने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ता है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम पृथ्वी का ग्रेविटेशन कर रहा है। साथ ही साथ जब कोई वस्तु किसी सर्कल में घूमता है तो उसमें एक रिएक्शनल फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो हम लोगों को पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह सेंट्रीपिटल का काम करता है और उसके अगेंस्ट में सेंट्रीफ्यूगल जनरेट होता है जो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा एक घुमावदार रास्ते में अपने गति का आवश्यक त्वरण पैदा करता है। क्वेश्चन 15। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ। जस्ती लोहे को के साथ लेपित किया जाता है। देखिए लोहे के गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है और उसके ऊपर जिंक या जस्ता का कोट चढ़ाया जाता है। जस्ता का कोट चढ़ाने के प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं और यह प्रोसेस लोहे को जंग लगने से बचाता है। क्वेश्चन 16। विच एसिड इज़ फाउंड इन विनीगर। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? जो सिरका होता है उसमें हम लोग एसिटिक एसिड पाते होता है और जिसका फार्मूला है CH3COOH। तो इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज माइका यूज्ड एज रॉ मटेरियल। निम्नलिखित उद्योगों में से किसमें अभ्रक का कच्चे माल के रूप में प्रयोग हो जाता है? देखिए जो अभ्रक या माइका होता है इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी पाया जाता है। यह जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, यह इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है, लेकिन हीट का बैड कंडक्टर है, हीट का कुचालक होता है। तो देखिए इसका यूज उस स्थान पर किया जाता है जहां हमको हीट को माइका जो होता है इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना होगा। यहाँ होगा आपका गुड, यहाँ आपका बैड हो जाएगा और यहाँ पर आपका गुड। तो जो माइका होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के चलते इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देता है लेकिन हीट को जाने देता है। तो इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमको हीट को जाने देना है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को रोक लेना है, और इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल। विच एंजाइम कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथानॉल। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथानॉल में परिवर्तित कर सकता है? ग्लूकोज को इथानॉल में बदलने के प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ग्लूकोज या शुगर को अगर हम लोग फर्मेंटेशन करवाएं तो वह इथानॉल में बदल जाता है। जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस होता है तो शुगर इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और इसके लिए जिस एंजाइम का उपयोग होता है वह है जाइमेज।
तो हमारा आंसर होगा जाइमेज। क्वेश्चन 19, अंगोरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊल जो है एक स्पेशल रैबिट से प्राप्त होता है जिसको अंगोरा रैबिट कहते हैं। तो इसका आंसर होगा रैबिट। स्कर्वी ब्लीडिंग ऑफ गम इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसे तो हम लोग जानते हैं कि स्कर्वी जो है विटामिन सी के कमी से होता है। तो आइए जानिए बाकी के कमी से क्या होता है। विटामिन के कमी से, विटामिन के जो है ब्लड के जमने में सहायता करता है जिसको ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। अगर इसका कमी हो जाए तो ब्लड सही से नहीं जमेगा और काफ़ी ब्लड निकलेगा, इसको एक्सेस ब्लीडिंग कहते हैं। तो विटामिन के कमी से हम लोगों को एक्सेस ब्लीडिंग होता है। B2 के कमी से एक तरह का जो डिजीज होता है इसको हम लोग स्टोमेटाइसिस कहते हैं। स्टोमेटाइसिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारे जीभ पर दाने, लाल लाल दाने निकल जाते हैं, ओठ पर भी दाने निकल जाते हैं, हमारा जो स्किन खुरदरा और रफ हो जाता है। ए के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो यह था आज के क्वेश्चन। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के रूप में और भी क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।